Hello guys, welcome to VS Educational Place BPSC 132 बुक बाय SV क्रेजी हैक्स। गाइज हमारी BPSC 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइज शुरू करते हैं। खंड 2 में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं खंड 2 की। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। 5वीं इकाई में हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के हर एक नागरिक के लिए। उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम जानेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों के बारे में। यही इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ेंगे, जैसे कि इतिहास कहाँ से शुरू हुआ मौलिक अधिकारों का। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस इकाई को। गाइस पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, इससे हमें जस्ट आइडिया हो जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। गाइस सबको ही पता है कि भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके ज़रिए भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त कराने के लिए कुछ अधिकार होते हैं। इसको संविधान के भाग 3 और भाग 4 में रखे गए हैं ये सिद्धांत। भाग 3 में आ जाते हैं मौलिक अधिकार और भाग 4 में आ जाते हैं राज्य के नैतिक निर्देशक सिद्धांत। इस वीडियो में हम इकाई 5 पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 4 के बारे में, यानी कि राज्य के नैतिक निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो हमारी इकाई 6 में डिटेल में बताए गए हैं। तो हम इकाई 6 में पढ़ेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें अपील डाल सकते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है, हमारे अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, तो उसके लिए हम न्यायालय के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर नैतिक निर्देशक सिद्धांतों में ऐसा कुछ होता है, उल्लंघन होता है, तो उसके लिए हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो गैर न्यायाधिकृत वाले सिद्धांत हैं। नागरिक उसके खिलाफ न्यायालय के पास नहीं जा सकते। तो हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे नैतिक अधिकारों के बारे में। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से शुरू हुए, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से आई। 19वीं शताब्दी के चलते मौलिक अधिकारों की अवधारणा सामने आई थी 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई गई थी, जिसमें भारतीय नागरिक भी ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकार पाना चाहते थे। 1895 के अंतर्गत कुछ अधिकार शामिल किए गए भारतीय संविधान में। उसके बाद भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, अधिकृत अधिकारों द्वारा जेल भेजना, राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा व्यवस्था, ऐसे कुछ अधिकार दिलवा दिए गए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में शामिल किए कुछ और अधिकार, कुछ और मांगे, जिन्हें मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। ये कुछ समिति की रिपोर्टों को शामिल करके बनाए गए थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान सभा की उप समितियाँ भी बनाई गई थी। उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान के लिए जो तैयार किए गए थे मौलिक अधिकारों की मांग, वो थी भारतीय राष्ट्रीय मंडल विधेयक, जो कि 1925 में तैयार की गई थी, जिसमें 7 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की आज़ादी, बात करने की आज़ादी, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त करना, मार्ग का समान रूप में प्रयोग करना, न्याय का प्रावधान, व्यवसाय करने के स्थान के लिए समान व्यवस्था करने का भी प्रावधान था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद कर लेना है ऐसे कि ऐसे, क्योंकि सारे के सारे मौलिक अधिकार इसी राष्ट्रीय मंडल विधेयक पर डिपेंड करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो
आइए गाइस अगला ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया था 1927 में। उसके बाद एक समिति का गठन किया गया था जिसे नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत के स्वराज के लिए एक मसौदा तैयार किया गया था जिसमें कि कुछ अधिकारों की घोषणा की गई थी। इस समिति को नेहरू समिति के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। मूल अधिकारों को प्राप्त करने की ज़रूरत थी, इसलिए मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान रखे गए। वे राष्ट्रीय मंडल विधेयक में शामिल अधिकारों की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय मंडल विधेयक में शामिल अधिकार थे उन्हीं अधिकारों को रिपीट किया गया इसके अंदर, और कुछ और अधिकार इसमें शामिल कर दिए गए, जैसे कि जनता के शोषण को समाप्त करना, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की ज़रूरत को भी महसूस किया गया। इसके अलावा मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए भी सुझाव दिए गए। कानून बनाने के लिए कहा, कानून बनाए जाए मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, ऐसे कुछ सुझाव सामने आए। इसके बाद 1945 में एक और रिपोर्ट सामने आती है जिसे कि स्प्रू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम स्प्रू रिपोर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तेज बहादुर स्प्रू इसके अध्यक्ष थे। इस समिति के स्प्रू समिति के नाम से इसको जाना जाता है। तेज बहादुर स्प्रू इसके अध्यक्ष थे, जो कि एक जाने माने वकील थे उस टाइम के। उन्होंने भारत के भविष्य के लिए संविधान निर्माण के कार्य को गति देने का काम किया। इस समिति में 30 सदस्य थे जिन्होंने अधिकारों से संबंधित 2 सुझावों की वकालत की, जिसमें पहला सुझाव था न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित अधिकारों के बीच अंतर बताना, और दूसरा अधिकार था अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। इसी के बेस पे आगे संविधान बनाया गया। जो कि मौलिक अधिकार हैं वो न्यायोचित अधिकार में आते हैं, गैर न्यायोचित अधिकार में नीति निर्देशक सिद्धांत आ जाते हैं, जो हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये 2 सुझाव दिए। इसी के ऊपर आगे चलकर सभी संविधान के नियम बनाए गए, इसको भी शामिल किया गया संविधान में, तो इसलिए ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। मौलिक अधिकारों पर उपसमिति इकाई 1 में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा ने संविधान के सुझाव शामिल करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया था, जिसमें एक समिति मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जनजातियों के अधिकार की भी थी। इसीलिए गाइस यहाँ पे यूनिट 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी यूनिट को कवर किया है उनमें सभी में यूनिट 1 से कुछ ना कुछ पार्ट आ रहा है, यानी कि यूनिट 1 को बहुत अच्छे से करना है। तो यूनिट 1 अगर आपने नहीं की है तो आप यूनिट 1 कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 अगर आप कर लेते हैं आपके लिए हर एक यूनिट आसान हो जाने वाली है। तो इन विभिन्न समितियों के गठन में अलग अलग समितियां थी, जिसमें एक समिति मौलिक अधिकार की थी, अल्पसंख्यकों के अधिकार की थी, जनजातीय अधिकारों की थी। इसके अलावा इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति की विभिन्न उप समितियों में भी विभाजित किया गया, जिसमें एक उप समिति मौलिक अधिकार पर भी थी, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। यानी कि एक समिति बनाई गई और उस समिति में बहुत सारी उप समितियाँ थी, जिसमें एक उप समिति मौलिक अधिकार की भी शामिल थी। इस समिति में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें महिलाएं, अमृत कौर एवं हंसा मेहता भी शामिल थी। मौलिक अधिकारों को न्यायोचित माना गया, न्यायाधिकृत अधिकार स्वीकार किया गया, यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय के पास जा सकते हैं न्याय के लिए, अपने अधिकारों को वापस हासिल करने के लिए। इसलिए न्यायोचित माना गया है। न्यायोचित को यहाँ पे माना जा रहा है कि हम न्यायालय जा सकते हैं अगर हमारे साथ मौलिक अधिकारों को लेके कोई भी भेदभाव होता है या फिर हमें हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे, तो हम न्यायालय के पास जा सकते हैं, हमें न्याय मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों को न्यायोचित अधिकार माना गया है।
मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि मौलिक अधिकार के ऊपर ये इकाई है और उनकी विशेषताएं जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मौलिक अधिकारों की। विभिन्न व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी आंदोलन कर सकता है समान रूप से अपने अधिकारों के लिए। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता है, संपत्ति उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति, लिपि या फिर किसी भी तरीके की जो उनके रीति रिवाजों से जुड़ी है उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने की अनुमति है, यानी कि अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता अपनी संस्कृति या भाषा को बदलने के लिए, या फिर किसी भी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं कर सकते ऐसे समुदायों के साथ। संविधान के 3 अनुच्छेद व्यक्ति के संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23 आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक को उसके जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म आदि की वजह से किसी भी संसाधन जैसे कि दुकानें, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थान, सड़कें, कुएं आदि का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 में बाल शोषण और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई, जिसका फ़ायदा मज़दूरों और किसानों को हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर अन्य न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं, तो ये वही आ जाता है कि मौलिक अधिकार न्यायोच्य हैं, यानी कि अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, तो उन्हें लागू करवाने के लिए हम न्यायालयों के पास जा सकते हैं। जिसमें कि पहला आ जाता है न्याय समीक्षा, दूसरा आ जाता है याचिका द्वारा। ये 2 तरीके हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को वापस ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो याचिका दाखिल कर सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आपको ये अनुच्छेद जो आ रहे हैं, अनुच्छेदों को याद कर लेना है उनके काम के साथ, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में आंसर अटैम्प्ट करवाने में हेल्प करेंगे। मौलिक अधिकार प्राकृतिक एवं कानूनी दोनों हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो प्राकृतिक रूप से भी सही हैं और कानूनी रूप से भी सही ठहराए गए हैं, इसलिए ये दोनों प्रकृति के बन जाते हैं। 6 प्रमुख मौलिक अधिकार। मूल रूप से संविधान हमें 1950 में 7 मौलिक अधिकार देता था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद 1978 में इनको 6 कर दिया गया। 7वें मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 31 के अंदर आता था। ये क्यों हटाया गया, ये भी हम जानेंगे आगे। आइए जानते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार से संबंधित है, जिसमें समानता से रिलेटेड सभी अधिकार हमारे दिखाए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता है, यानी कानून के सामने सभी समान हैं, किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में उनके समान रूप से कानूनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त की जाएगी। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसके अलावा हम बात करें अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 की, तो इनके अंदर आ जाते हैं सामाजिक और आर्थिक समानताएं, यानी कि अनुच्छेद 15 में धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगले 14 में तो आ जाते हैं कानून के सख्त सभी समान हैं, लेकिन 15 से 18 में आ जाते हैं सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सभी समान हैं, यानी कि अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। 16 में
अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर प्रदान कराने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 रोजगार के समान अवसर मिलेंगे, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत कहते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसको एक दंडनीय अपराध के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके लिए सजा का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि अनुच्छेद 18 हमें रोकता है किसी भी दूसरे देश में कोई भी बड़ी पोस्ट लेने के लिए किसी भी प्रकार का बाहरी गिफ्ट उपहार स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग है। कोई भी विदेशी उपहार हम स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी विदेशी गिफ्ट हम स्वीकार नहीं कर सकते अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है संविधान के अंदर। हमने अभी तक पढ़ा कि हमने समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 हमें प्रोवाइड करवाता है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि कोई भी भाषण दे सकता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी संप्रभुता और एकता की रक्षा कर सकता है, राज्य की सुरक्षा कर सकता है, सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने से रोक सकता है। इसके अलावा बिना हथियारों की शांतिपूर्ण एकत्रित होना, संघ एवं संगठन को गठित करना यानी कि पार्टी बनाना, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने जाना या फिर अपना घर बना लेना, निवास करना, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19 के अंदर आ जाते हैं। भारत के किसी भी भूभाग में निवास करना, किसी व्यवसाय को शुरू करना, कहीं पे भी जाके व्यापार कारोबार शुरू करना, शिक्षा लेना, ये सब कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 20, 21, 22 हमें व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जिसके अंदर आ जाते हैं अनुच्छेद 20 के अंदर आ जाता है किसी भी पीड़ित को मुफ्त सुनवाई की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं मिल सकती जब तक कि कानून के उल्लंघन करना साबित ना हो जाए। अनुच्छेद 21 में 21A में, जिसमें राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 में मामलों की गिरफ्तारी एवं सज़ा का संरक्षण का प्रावधान है। इसको हमने डिटेल में अच्छे तरीके से इकाई 5 में पढ़ा था, इकाई 4 में पढ़ा था, यूनिट 4 में ये डिटेल में समझाया गया है ग्राफिक के थ्रू। अगर आप वहाँ से समझना चाहें तो आप वहाँ से इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगला मौलिक अधिकार आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने अभी तक जाना कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में बाल शोषण, बेगार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 हमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, कारखानों या फिर हानिकारक व्यवसाय में रोजगार नहीं करने दे सकते, वह काम करने से रोकता है। अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, तो अनुच्छेद 25 को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के लिए संविधान में रखा गया है, जहां पे हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य पर निर्भर रह सकते हैं, किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष कार्यों में नियमित करना जो कि धार्मिक कार्यों से संबंधित हो। इसके अलावा हमें अनुच्छेद 27 एवं 28 में किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट धर्म वृद्धि रखरखाव के व्यवसाय के लिए अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 27 के तहत हम किसी भी व्यक्ति को नहीं
नहीं मजबूर कर सकते धर्म बदलने के लिए या फिर कोई अन्य धर्म अपनाने के लिए। इसके अलावा अनुच्छेद 28 में पूर्णतः राज्य निधि के संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई धर्म शिक्षा देने पे प्रतिशोध करता है, यानी कि कहीं भी स्कूलों में कॉलेजों में धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। सांस्कृतिक एवं शिक्षक अधिकार अनुच्छेद 19 और 30 हमें सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 29 में अगर हम भारत में निवास करते हैं तो हम किसी भी भाषा, लिपि, संस्कृति के रखरखाव की गारंटी देते हैं। हम अपनी संस्कृति के साथ रह सकते हैं, कोई हमें हमारी संस्कृति बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 हमें किसी के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को किसी भी शिक्षा संस्थान पर जाने पे प्रतिबंध नहीं है। उन्हें सभी अधिकार प्राप्त करवाए जाएंगे, चाहे वो किसी छोटे धर्म से या फिर बहुत कम संख्या वाले वर्ग से ही क्यों ना संबंधित हो। सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 30 को बनाया गया है, जिसमें सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कार्यवाही कर सकता है, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो उसी याचिका या न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ये रीट या न्यायिक प्रक्रिया इस प्रकार है, यानी कि इसको हम रीट बोलते हैं या फिर न्यायिक बोल सकते हैं, याचिका बोल सकते हैं। ये प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण रीट। इस तरीके से हम न्यायिका में याचिका या फिर डाल सकते हैं अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए इन याचिकाओं का आदेश दे सकता है। इनका मीनिंग क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। पहली रीट यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जीवन के अधिकार की रक्षा करती है ये रीट यहाँ पे न्यायिका को बोला गया है, याचिका को बोला गया है। तो ये याचिका जीवन के अधिकारों की रक्षा करती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। प्रमादेश की बात करें तो ये रीट एक तरीके का आदेश होता है। यह किसी भी अधिकार द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि उसे करने से मना कर दी गई हो। ये आदेश राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। यह किसी भी व्यक्तिगत या फिर निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर बात करें प्रतिषेध रीट की, तो ये उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय निम्न कोर्ट को ये रीट जारी करके देते हैं, यानी कि जो बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं वो निम्न कोर्ट को एक याचिका जारी करके देते हैं, जिसके अंदर अपने अधिकार क्षेत्र में सुनवाई करने के लिए केस को निषेध मानते हैं। अधिकार परिप्रेक्षा, इस रीट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी निम्न कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में रखे गए रिकॉर्ड की मांग करते हैं। यानी कि अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है तो जहाँ से वो आया है, जिस इलाके से वो आया है, जिस एरिया से वो कोर्ट आया है, वहाँ की कोर्ट से उस केस से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड मांगे जाते हैं। उत्प्रेक्षण रीट के अंदर आ जाते हैं। इस रीट के माध्यम से कोर्ट किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछ सकता है कि किस अधिकार क्षेत्र से वह किसी कार्यालय द्वारा सत्ता में आसीन है। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोर्ट पूछ सकती है।
ये हैं कुछ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अगर हमारे मूल अधिकारों हमें नहीं मिल रहे तो हम उनको पाने के लिए याचिका या फिर रिट डाल सकते हैं हाई कोर्ट में, जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है। मूलभूत आधार सिद्धांत। मूलभूत आधार सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जिनको संसद भी संविधान में नहीं चेंज कर सकती, संसद भी संशोधन नहीं कर सकती। उन सिद्धांतों को मूलभूत आधार सिद्धांत कहेंगे संविधान के, जो कि हैं मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्याय की प्रणालियों की समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता। संविधान किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगा। संसदीय लोकतंत्र यानी कि संसदीय लोकतंत्र, भारत हमेशा लोकतंत्र देश रहेगा। ये सिद्धांत 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद अस्तित्व में आए थे, क्योंकि जब केरल की सरकार ने किसी निजी ज़मीन को भूमि सुधार के लिए अधिग्रहण कर लिया था, तो उस समय केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय में केरल सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। तो इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि मूल सिद्धांत मूल अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकते। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में कहा कि निजी संपत्ति का अधिकार संविधान का मूल ढांचा नहीं है। इसके बाद ही 44वें संशोधन के बाद संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए कोर्ट ही इन्हें विशेष रूप से संरक्षित करती है, मूल अधिकारों को लागू करती है। कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट भी जारी करती रहती है। मौलिक अधिकारों पर उच्च प्रतिबंध। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध करने का प्रावधान है, यानी कि सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कराना भारतीय संविधान में प्रावधान दिया गया है, जिसमें विभिन्न अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों से संबंधित उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार भी परिपूर्ण नहीं हैं, उनके ऊपर भी कुछ उचित प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं। राज्य के देश की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता से राज्य को नुकसान हो रहा है तो राज्य देश की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए, संप्रभुता के लिए स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है। विदेश के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य समानता के अधिकार पर भी कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकता है, जिसमें समाज के वंचित वर्ग, खासकर महिलाएं और बच्चे, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग तथा अनुसूचित जातियां, जनजातियां वर्गों के लिए कुछ कल्याणकारी नीतियों को भी लागू कर सकता है। इसलिए यहाँ पे समानता अधिकार प्रतिबंधित हो गया कि कुछ पिछड़े हुए वर्गों को आगे लाने के लिए उनके लिए कल्याणकारी नीतियाँ लगानी पड़ सकती हैं। अनुच्छेद 33 के अंदर संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो सुरक्षा बल, सेना या पुलिस को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसका मतलब है कि सुरक्षा बलों के अंदर अनुशासन की भावना कायम करना, ताकि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें, उसके लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पुलिस या फिर सुरक्षा बल या सेना के मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग ये मौलिक अधिकारों हैं कि अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान उपचार के अंतर्गत न्यायालय के पास जा सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी अपने अधिकारों को पाने के लिए न्यायालय के पास जा सकता है। लास्ट में सारांश पढ़ लेते हैं, इसी के साथ हमारी इकाई समाप्त हो जाएगी। मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। अधिकार मानव के विकास के मूलभूत शर्तें हैं। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करते हैं। ये अधिकार न्यायोचित हैं। भारत में इन अधिकारों को 19वीं शताब्दी में संविधान में इनकी
महानता के कारण संविधान में शामिल किया गया था। इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्यायालय मूल अधिकारों को रीट के माध्यम से लागू करता है, याचिकाओं के माध्यम से लागू करता है। ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भारत के किसी भी नागरिक को सुरक्षा और आज़ादी दिलवाते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये इकाई समाप्त हो जाती है, यहाँ पे हमारी ये इकाई ख़त्म हो जाती है। इस इकाई में हमने जाना मूल अधिकारों के बारे में। तो गाइज़ इस इकाई को बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने वाली इकाई है। तो इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ नाइस डे।